नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 28 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच एक बार फिर से ताल्लुकात बेहद खराब मोड़ पे आ चुके हैं और आने वाले टाइम में शायद इन दोनों देशों के बीच जंग भी हो सकती है। इधर यमन की मिसाइलों ने इजराइल का क्या हाल किया, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। वहीं चाइना ने एक खतरनाक मिसाइल बना ली है और इस मिसाइल की रेंज कितनी है जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहीं आज राहुल गांधी ने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। क्या बड़ा मामला है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा और साथ ही गजा में सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अपडेट दी है। क्या अपडेट है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यानी आज की खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जो आपका कमेंट होता है वो हमेशा दुआओं का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर मैं आपको गजा की बताऊंगा। दरअसल गजा में लगातार भुखमरी के जो हालात हैं, आज अल जजीरा की रिपोर्ट है कि भुखमरी की वजह से अब तक 313 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इन 313 में 117 से 120 के करीब बच्चे हैं। आंकड़े फ्रैक्चुलेट हो सकते हैं क्योंकि कभी कोई और अपडेट आती है, कितने मर गए, कभी कोई और अपडेट आती है। और ऐसा नहीं है कि आंकड़े बस इस वजह से फ्रैक्चुलेट होते हैं। जैसे आप आज की ताजा खबर जानिए कि इजराइल ने फिर से हमला किया है और 51 लोगों को मार दिया। यह हमला इतना इंटेंस था कि वहां पे जो मदद करने खड़े थे, मदद करने वाले जो लोग थे, जो एड सीकर थे, उनको भी मार दिया गया और साथ ही जो वहां पे खाना खाने के लिए खड़े थे उनको भी मार दिया गया और उसमें भी कुछ बच्चे थे। तो आज ये जो आंकड़े फ्रैक्चुलेट हो रहे हैं, असल में दिक्कत की बात ये है कि कुछ तो भूख से मर रहे हैं और कुछ भूख लगने के बाद जो वहां मदद लेने गए थे उनको इजराइल ने मार दिया। तो आज गजा में हालत बहुत ज्यादा बेकार है। गजा में इजराइल का जुल्म सितम बेइंतहा बढ़ता चला जा रहा और सीज फायर के अभी कोई आसार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं दिख रहे। इधर कुछ और बड़ी अपडेट निकल के सामने, जिससे आज गजा के अलावा वेस्ट बैंक के नाबलूस इलाके में इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया और पहली बार नाबलूस इलाके में इजराइल के टैंक घुस गए। क्यों? क्योंकि अब इनका टारगेट गजा से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। इनको पता है कि गजा को हम फतह आसानी से कर लेंगे, इस वजह से अब नए नए इलाके को टारगेट करो और पूरे फिलिस्तीन को खत्म कर दो। यानी गजा की बात स्टार्टिंग में इन्होंने की थी, लेकिन आप देखिए कि वेस्ट बैंक को भी इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये तमाम चीजें कर ही रहे। इसके साथ ही फिलिस्तीनियों को परेशान करने के लिए आज इन्होंने एक बैंक पे हमला किया। इस बैंक में फिलिस्तीनियों के पैसे रखे हुए थे और कैसे उन पैसों को इजराइल की आर्मी लूट रही है। ये चोर, ये लुटेरी आर्मी पूरी दुनिया के सामने कैसे कैमरे के सामने लूट रही, पहले आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो करेंसी है वो फिलिस्तीनियों की है। उस करेंसी को, उस पैसे को लूटने का काम इजराइल की आर्मी कर रही है। बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल है। उसके बावजूद पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार इजराइल कहां कुछ गलत कर रहा है। आज आपको एक और अपडेट बताता हूं। गजा में जितने खाने की जरूरत है केवल और केवल उसका 15% खाना पहुंच रहा और इसको लेके आज एल जमीर, वही जो इजराइल की आर्मी का चीफ है एल जमीर, और एक शख्स हैं जिनका नाम है मिस्टर केनेडी, ये UNRAW के जो फूड डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका नाम है। तो आज UNRAW के फूड डिपार्टमेंट के हेड और इजरायली आर्मी के चीफ की मीटिंग हुई कि भाई गजा में खाना कैसे पहुंचाया जाए। तो आप सोच के देखिए कि जब मीटिंग ही इजराइल के साथ हो रही है तो फिर खाना कैसे पहुंचेगा। बड़ा सवाल तो यही निकल के सामने आता है कि भाई जब मीटिंग में ही इजराइल शामिल है और पूरा प्लान ही इजराइल के हिसाब से बनेगा तो खाना कैसे पहुंचेगा। ये जो UNRAW, WHO ये सब ड्रामा करते हैं खाना खिलाने का। अगर सच में ये खाना खिलाना चाहते तो खाना खिला देते। UN के पास बहुत ताकत है। आप ये जानिए इनके पास बहुत ताकत है, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये इजराइल के खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहते। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको याद होगा इजराइल ने एक हॉस्पिटल पे हमला किया था।
अब इस हमले की वजह से इजराइल की मुसीबतें और मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही। दरअसल जब इस हॉस्पिटल पे हमला किया तो उसके पैटर्न को जब डिकोड किया गया तब पूरे मामले ने एक उग्र रूप ले लिया। दरअसल पहला हमला एक फिक्स टाइम पे होता है, उसमें कुछ लोग मौजूद थे, उनको चोट लगती है, वो इंजर्ड होते हैं। 2-4 मिनट तक आसपास के जो लोग थे वो आसपास इंतजार करते हैं कि कहीं कोई और हादसा ना हो। इसके बाद जब हमला रुक जाता है तो मीडिया कर्मी, जो बचाव कार्य वाले थे, वो तमाम लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, इजराइल ने दोबारा हमला कर दिया 7 मिनट बाद। 7 मिनट बाद जब दोबारा हमला हुआ तो इस हमले में कई सारे पत्रकार, कई सारे मदद करने वाले लोग, कई सारे लोकल फिलिस्तीनी मारे गए और ये तमाम चीज़ें बाकायदा टीवी पे लाइव थी, क्योंकि पत्रकार लाइव वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब इसी बात ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और आज ट्रंप ने जो बयान दिया है, इस बयान से एक राहत की बू आ रही है। लेकिन ट्रंप है तो भरोसा नहीं कर सकते। दरअसल ट्रंप ने क्या कहा आप जान लो। ट्रंप ने कहा और उनके इब्नाए जो विटकॉफ हैं उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गजा की जो जंग है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि गजा और इजराइल की जंग खत्म करवाने की हम तमाम कोशिशें कर रहे थे। हमने मौका दिया था कि इजराइल और जो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप यानी वही हमास और बाकी जो ग्रुप हैं, ये तमाम ग्रुप आपस में डिसाइड कर लें और डिसाइड करने के बाद सीज फायर कर ले। लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये सीज फायर नहीं करना चाह रहे हैं। इस वजह से अब इस मामले में अमेरिका ऑफिशियली स्टैंड लेगा और साल 2025 के लास्ट में सीज फायर होके रहेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने इसी वेडनेसडे को बाकायदा इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के सीनियर डेलीगेशन को बुलाया भी है। गाजा में सीजफायर के मुद्दे को लेकर बातचीत भी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से इस अस्पताल वाले इंसिडेंट के बाद, चूंकि इस हमले को पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि पहले आपने हॉस्पिटल पे एक हमला किया, उसके बाद 7 मिनट तक इंतजार किया कि सब लोग वहां पे जाएं, इकट्ठे हो जाएं। आपने एक तरह से ट्रैप लगाया और ट्रैप लगा के आपने हमला किया और इससे पता चलता है कि आप कितने बड़े जेनोसाइड वाले इंसान हैं। आपके अंदर लोगों को मारने की हवस इतनी है कि आपने ट्रैप लगाया। आपको पता था कि पत्रकार जाएंगे, उसके बावजूद आपने दोबारा हमला किया और इसी बात को लेकर पूरी दुनिया भड़क उठी है। बाकायदा अमेरिका में भी इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और मजबूरी में ट्रंप ने कहा कि हम वेडनेसडे को ही मीटिंग बैठाएंगे और प्रयास करेंगे और वादा है कि साल 2025 के लास्ट तक इजराइल और फिलिस्तीन की जंग रुक जाएगी। खैर, अब कितनी जंग रुकती है ये तो ऊपर वाला ही जाने। इधर यमन के हमलों से लगातार इजराइल परेशान है। आज फिर यमन की तरफ से बड़ा हमला किया गया। इस हमले में जो आईडीएफ है उसके टेलीग्राम ग्रुप से अगर आपको खबर बताऊं तो आईडीएफ का कहना है कि हमला हुआ है, हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिसाइलें आई थी उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं सफल होंगे या नहीं। इस वजह से जो लोग हैं, जो इजरायली हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भैया बंकरों में छुपे रहो। अगर हमने इंटरसेप्ट कर लिया तो बाहर आ जाना, नहीं तो जहां गिरता हो गिर जाने देना, तब बाहर आना। चूंकि यमन की मिसाइलें आजकल ट्रिपल लेयर पे काम करती हैं। कैसे, वो भी आपको समझा देता हूं। यमन की जब मिसाइलें आती हैं तो पहले तो उनको इंटरसेप्ट करने की जब कोशिश की जाती है तो अचानक से 3 हिस्से में बढ़ जाती हैं। जो भी एक्सप्लोजिव डिवाइस उसमें है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है और इंटरसेप्टर जो आता है उनमें से किसी एक हिस्से को इंटरसेप्ट कर पाता है, बाकी दोनों हिस्से कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। और टारगेट ही जब तेल अवीव हो तो फिर मामला और गंभीर हो जाता है। जब टारगेट ही तेल अवीव हो तो जहां भी गिरेगा नुकसान ही करेगा। इस वजह से आज आईडीएफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो आप लोग बंकरों में ही छुपे रहना, अभी बाहर मत आना। और ऐसी हार पहली बार इजराइल ने मानी है, क्योंकि यमन की मिसाइलें लगातार मौत का फरमान बन के आ रही। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही है ईरान से। ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगातार मिजाज जो है बड़े तल्ख हैं। हुआ क्या आपको बताता हूं। दरअसल जब से इजराइल ने गाजा के ऊपर टॉर्चर शुरू किया, शुरुआत में लगा कि एक लड़ाई है, लेकिन जब ये लगा कि एक नस्ल के खिलाफ, एक जाति, एक धर्म के खिलाफ लड़ाई है, टारगेट किया जा रहा, तो फिर लोगों का गुस्सा फूटा और लोग जज्बाती होकर जहां भी उनको यहूदी दिखते थे उनको बुरा भला कहते थे या तो हमला भी कर देते थे। सेम चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में भी हुई कि कुछ यहूदी थे, उनको मारा पीटा गया और इसी बात को लेकर इजराइल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भड़क गया। भड़कने के बाद काफ़ी लड़ाइयाँ मुंह से हुई इन दोनों देशों के बीच, लेकिन अचानक से ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम फिलिस्तीनियों को एक देश का दर्जा देंगे, लेकिन इसी दौरान
अचानक से ईरान के जो एम्बेसडर यानी राजदूत थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको भगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि तुम बाहर जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे देश की शांति को खतरा है। अब एम्बेसडर साहब ने पूछा भाई कैसे? तब इन्होंने कहा कि हमारे देश में जो भी हमले हो रहे हैं यहूदियों पे, उस सब में तुम्हारा हाथ है। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वो ईरान के कहने पे ही ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदियों पे हमला कर दे रहे हैं। ये बात कैसे हजम होगी आप सोचिए। ये बात तो ऐसे ही हो कि किसी देश में कोई धर्म का इंसान रहता हो और उस देश में दूसरे देश का एम्बेसडर जाके रहे और किसी इंसान से कहे कि जाओ अपने ही देश के आदमी को मार दो, वो आदमी जाके मार देगा। ये कैसे पॉसिबल है? बहरहाल जब ये काम ऑस्ट्रेलिया ने किया, इसी के बाद ईरान ने भी तल्ख मिजाज में जवाब दिया। जवाबों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ऐसे हाल में लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच कम से कम बिजनेस लेवल पे तो एक जंग हो जाएगी। क्योंकि जब राजदूत बाहर कर दिए जाएं तो मतलब बड़ा साफ है कि अब इन दोनों देशों के बीच व्यापार पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया एक नए मोड़ पे जा रहा है इस मामले को लेके। ऑस्ट्रेलिया ने एक प्लान बनाया है कि वो लड़कियों के हिजाब पे बैन लगा देगा, खासकर उन लड़कियों पे जो 14 साल के नीचे हैं और स्कूल जाती हैं। उन तमाम लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। उन तमाम लड़कियों को हिजाब पहनने पे या तो फाइन लगाया जाएगा या फिर कोई कड़ी कार्रवाई होगी। यानी अब इनका प्लान है कि कोई भी लड़की अब हिजाब नहीं पहन सकती, खासकर ऑस्ट्रेलिया में जो 14 साल की है। धीरे धीरे हो सकता है एज लिमिट बढ़ा के ऑस्ट्रेलिया में हिजाब पूरी तरह बैन कर दिया जाए। क्या दिक्कत है यार हिजाब से, मुझे नहीं समझ में आता। अगर लड़की अपने तन को ढक रही है, अपने कान को ढक रही है, उसकी मर्जी है, कुछ ओपन तो नहीं कर रही ना। या फिर तुम चाहते हो कि लड़कियों को वैसे ही कपड़े पहनाए जाए जो आजकल एक मॉडर्न कल्चर में चलता है कि छोटी छोटी स्कर्ट पहना दी जाए, ऐसे कपड़े पहनाए जाएं जिससे शरीर के सीने के उभार दिखे। या तो उस माइंडसेट से तुम काम करो तो ठीक है। अगर लड़कियां सभ्य मिजाज में नजर आना चाहती हैं तो क्या दिक्कत है? या फिर ये कहो कि तुमको एक कौम से नफरत है, या तो यही कहो ना कि एक कौम से नफरत है। अगर सरदार पगड़ी पहने तो बहुत अच्छा, मुसलमान टोपी लगाए तो भाई गड़बड़ है। तो ये चीजें नहीं चलती भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ख्याल से जितना मैंने जोड़ा है 38वीं बार ऐलान कर दिया कि भाई मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने मोदी को धमकाया और कहा कि अगर तुमने सीज फायर नहीं किया 24 घंटे के अंदर तो तुम्हारे देश पे और टैरिफ लगा दूंगा और इतने सेंसस लगाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा तंज कसा है। पहले आप तंज सुन लीजिए, फिर आप जानिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। राहुल गांधी ने बड़े साफ तौर पे कहा कि ट्रंप ने 24 घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे की टाइम लिमिट बनाई थी, लेकिन मोदी साहब ने तो 5 घंटे में कर दिया। और ये बात हमारे देश के अपोजिशन का एक बहुत बड़ा लीडर बोल रहा है। और बोल क्यों रहा हो आप जानिए। शुरुआत में जब ट्रंप भाई साहब चीख चीख के कहते थे कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, तो भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि अगर ट्रंप के कहने पे सीज फायर नहीं हुआ था तो अगले चंद मिनटों में मोदी को बाकायदा अपने ट्विटर से ये बोल देना था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि वो अरे बाप रे क्या बोल दिया मैंने, मोदी और प्रेस कॉन्फ्रेंस चलो हटा दो। अपने किसी आदमी को भेज के ये बोल देते कि भाई ट्रंप का कोई योगदान नहीं, हमने अपने दम पे किया है सीज फायर और हमारा मन होगा हम तोड़ देंगे। 1 महीने तक तो ट्रंप को बोलने दिया कि बोल लो, पापा के भाई हैं, बड़े भाई हैं, बोलने दो। तो जब अब बोल रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा? अब बुरा लग रहा है। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा। आज अगर ट्रंप के कहने पे फौरन मोदी जी ने जवाब दिया होता तो राहुल गांधी के कहने की हिम्मत ना होती। लेकिन राहुल गांधी को भाई आपने कहने का मौका दिया तो बंदा मजे ले रहा, तो लेगा ही। खैर, इधर आपको एक और अपडेट देता हूं। इधर ट्रंप टैरिफ ये तमाम चीजें चल ही रही थी। उधर खबर निकल के सामने आ रही कि भारत और अमेरिका फिर से बिजनेस डील करना चाहते हैं। बातचीत चालू है, बातचीत लगातार हो रही है और अगर तमाम चीजें ठीक रही तो आने वाले टाइम में फिर से दोनों देश व्यापार करेंगे। यही सेम चीज मुझे नहीं समझ में आती कि भाई अगर लड़ना है तो खुल के लड़ो ना यार, कब तक हम जाके गिरेंगे।
कब तक हम लाल आंखें नहीं दिखाएंगे, कब तक खामोश रह के हम अपनी इज्जत खटाएंगे? आपको सीधा सीधा रशिया का हाथ पकड़ लेना चाहिए। क्यों लेट कर रहे हो? अमेरिका बड़ा गद्दार है, किसी का सगा नहीं। आज मैं न्यूज देख रहा था, इसमें अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा दिमाग अगर खराब हो गया तो मैं यूक्रेन के ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा, यूक्रेन के ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा। यानी एक शख्स तो जो यूक्रेन का सगा नहीं हुआ, आपका सगा कैसे होगा? ये बात आपको खुद सोचनी चाहिए। और अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर धीरे धीरे आपकी इज्जत पूरी दुनिया में घटती चली जाएगी। और एज ए हिंदुस्तानी ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं। एक रोटी कम खाऊंगा। मेरे जितने दर्शक हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बात अगर अपने देश की आएगी, आप एक रोटी कम क्या एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं? आप आज हमारी सरकार हमसे कह दे कि सरहद पे हिफाजत के लिए हजार रुपए की जरूरत है। मेरे अपने भाई जो मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या आप पूरे दिन मजदूरी करके 1000 रुपए कमा के सरकार को नहीं देंगे? 99% लोग अभी कमेंट में कहेंगे हाँ भाई दे दूंगा, देश की बात है। तो भाई देश की बात है, मत झुकने दो। खैर, और आपको कुछ अपडेट दे देता हूं। चाइना ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया था जिसके बाद ऐसा लगा कि चाइना को भेदना अवैध हो गया है। इसी के साथ चाइना ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसके बाद चाइना को पूरी दुनिया में कोई पीछे नहीं हटा सकता। इस मिसाइल का नाम है DF-41। DF-41 की आप काबिलियत जानिए कि इसकी जो रेंज है 15,000 किलोमीटर है और धरती पूरी कितनी 12,000। तो धरती पे घूम के एक राउंड आ जाइए। साथ ही इसका वजन बस 80,000 किलोग्राम। तमाम भारी भारी वजन वाले न जाने कितने 100 टन के थे, ये केवल 80,000 kg। तो हल्की भी है, अलग अलग जगहों पे ये चीजें गिरा सकती है। यानी अगर इसमें कुछ भर के भेजा जाए तो एक भारत में गिरा दे, एक पाकिस्तान में, उसके बाद और आगे जाए इजराइल पे गिरा दे। इस लेवल की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है। और इधर हम कहाँ खुश हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। अच्छा, इधर पाकिस्तान का पानी हमने रोका ही था कि पाकिस्तान में बाढ़ की बात आई तो भारत ने सबसे पहले बताया अरे पाकिस्तान बच के बाढ़ आने। अरे मरने दो ना, क्या इंसानियत की बातें करते हो आतंकवादियों के साथ? यही चीजें कोई बोले कड़वा हो जाएगा मामला। खैर, गजा में सीज फायर को लेकर अमेरिका ने जो कुछ कहा था, अगर उसको हम गंभीरता से लें तो शायद अब अमेरिका की मजबूरी भी है। दोस्तों, मजाक की खबरें होगी, अब सीरियस सुनिए, मजबूरी भी है। कैसे? भारत, रशिया ये सब झुकने वाले नहीं। अब अगर गाजा और इजराइल की सीज फायर हो जाए तो फिर मामला बन जाएगा। कैसे? ट्रंप भाई साहब को नोबेल प्राइज, समझ रहे ना, इसी शर्त पे और इसी कीमत पे होगी सीज फायर, आप देख लीजिएगा। इधर अजरबैजान ने भी कह दिया कि भाई मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है कि फिरकों में बटे हुए हैं, तो चीज़ें यूनाइट भी हो रही हैं, तो मजबूरी अब सीज फायर करवाना। खैर, अभी के लिए बस इतना है। बाकी थोड़ी देर बाद तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरी खबरें पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चूँकि हर दिन ऐसी खबरें आती हैं जिसके बारे में बेबाकी से कोई बात नहीं करता। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।